सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस टैंक। जीएस टैंक में बहुत बहुत स्वागत है आपका। एंड आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छा कर रहे होंगे और कंप्यूटर साइंस के जो भी स्टूडेंट हैं, यानी कि जो भी अभ्यर्थी हैं, शिक्षक अभ्यर्थी हैं, वो कुछ ना कुछ थोड़े ना थोड़े परेशान जरूर होंगे, क्योंकि वीडियो जो है सो काफी दिन बाद आ रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि वीडियो काफी दिन बाद आ रहा है, तो इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, घबराना नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। जब भी वीडियो आएगा दमदार आएगा, ये बात का गारंटी है मेरी तरफ से। और यदि आप बिहार एसटीईटी 2024 में कंप्यूटर साइंस की तैयारी कर रहे हैं, तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जब भी अब टाइम मिलेगा वीडियो आएगा। और आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है जस्ट सिलेबस एंड पैटर्न के बारे में। किसके बारे में? सिलेबस और पैटर्न के बारे में। किसका? कंप्यूटर साइंस का एसटीईटी 2024 के लिए। क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि एग्जाम इसका अगले महीने में है। ठीक है, एग्जाम इसका मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि मार्च के महीने में ही इसका एग्जाम है। तो इसके लिए तैयारी तो आपको करना ही पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो तैयारी करने के लिए पहले क्या है कि जानना है कि आपका सिलेबस क्या है। सिलेबस जानना बहुत जरूरी है, और ये भी जानना जरूरी है कि इसका पैटर्न क्या होने वाला है। क्योंकि जब तक आप पैटर्न नहीं जानेंगे, सिलेबस नहीं जानेंगे, तब तक आपको समझ में आएगा ही नहीं कि क्वेश्चन कैसा आने वाला है, किस तरीके का आने वाला है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे हम डिटेल्ड सिलेबस, पूरे सिलेबस को हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल्स में कि क्या क्या आपको सिलेबस में पूछा जाएगा और कैसे आपको तैयारी करनी है, ताकि आप कम समय में बेहतर स्कोर कर सकें। ठीक है, तो इसी के लेकर आज हम ये वीडियो आपको लेने वाले हैं, जिसमें जिसमें आज ये हमारा पहला वीडियो होने वाला है। ठीक है, क्योंकि काफी समय बाद आ रहा है, तो घबराइए नहीं, सब कुछ कवर हो जाएगा। किसके लिए है ये? बिहार एसटीटी 2024 के लिए है। ठीक है, जहां पे हम आज डिस्कस करेंगे कंप्यूटर साइंस का सिलेबस और उसके पैटर्न की किस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं पैटर्न का। ठीक है, पहले हम बात करते हैं पैटर्न का। तो देखिए, सिंपल सी बात है कि हर साल जो एसटीटी होता है, हर साल का मतलब है कि 2023 में हुआ था, तो अभी कंटिन्यू हो रहा है, इसलिए हम हर साल की बात कर रहे हैं। तो 150 नंबर का आपका क्वेश्चंस होने वाला है। ठीक है, ये हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस सीएस के बारे में। तो 150 का कैटेगराइजेशन क्या है? 100 और प्लस 50। 150 नंबर का होने वाला है, जिसमें 50 नंबर से आपके जीके जीएस पूछने जाने की पूरे चांसेस हैं, यानी कि पूछे जाते ही हैं जीके जीएस 50 नंबर में। ठीक है, जिसमें कि आपका स्टैटिक जीके हो गया, डायनेमिक जीके हो गया, फिर आपका जीएस जनरल स्टडीज का पार्ट है, जिसमें आपको कुछ हिस्ट्री के क्वेश्चन दिखेंगे। ठीक है, कुछ आपको ज्योग्राफी के क्वेश्चन दिखेंगे, कुछ पॉलिटी के क्वेश्चन दिखेंगे, कुछ साइंस के क्वेश्चन दिखेंगे, और साथ ही साथ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन दिखेंगे। ठीक है, वो नेशनल इंटरनेशनल सब कुछ इसी में रहता है। तो ये 50 नंबर के होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं 100 का। तो ये 100 आपका मेन पेपर होता है। ठीक है, 100 क्या होता है? मेन पेपर होता है। मेन पेपर करने का क्या मतलब है? कंप्यूटर साइंस। मेन पेपर क्या है? कंप्यूटर साइंस। ठीक है, तो ये कितने मार्क्स हो जाएंगे? 100 मार्क्स के, और 50 जीके जीएस में। ठीक है, तो ये इसका क्या है? डिवीजन है मार्क्स का। और एक बात आप याद रखेंगे कि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, नो निगेटिव मार्किंग। इसका मतलब क्या है कि आपको क्वेश्चन पे चढ़ जाना है। चढ़ जाना इन द सेंस कि हर एक क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना ही करना है, एट एनी इंस्टांस। किसी भी कंडीशन में आपको हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना ही है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है। कहीं उसी में लग जाए तो और अच्छी बात है, सोने पे सुहागा है कि नहीं? तो सारे क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करने हैं, इसमें कोई भी निगेटिव मार्क्स नहीं है। ये बात क्लियर है। तो अब बात आता है कि इन 100 में क्या आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, और एक बात और, जो 150 नंबर का होने वाला है, इसमें आपको ऐसा नहीं कि आपको टॉप करके पूरा 150 में 140 145 ऐसा लाना है। जी नहीं, ये स्टेज 1 का एग्जाम है, यानी कि स्टेज 1 आप क्रॉस करेंगे तब जाके आप बीपीएससी टीआरई उसके लिए जाके आप एलिजिबल होंगे। तो इसमें आपको करना क्या है कि अगर जनरल कैटेगरी की बात करें तो 50% मार्क आपको लाना है। 50% मतलब 150 का आधा, 75 नंबर आप ले आएंगे तो आप सेफ जोन में हैं। ठीक है, 75 या 80 को टारगेट कर लीजिए आप, यानी कि 75 मिनिमम आपको लाना है इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो। ठीक है, अदर देन जैसे कि ओबीसी ईबीसी है तो 45% लाना है, यानी कि ऑलमोस्ट 68 नंबर के आसपास लाना है। ठीक है, तो ये सारी बातें आई होप कि आपको पता होगा, नहीं पता है तो हम बता दे रहे हैं कि 150 नंबर का होने वाला है, 50% आपको लाना है। ऐसा नहीं कि आप एग्जाम में टॉप कर जाएंगे तो आपको कोई अवार्ड मिल जाएगा। जी नहीं, हाँ, आपको अवार्ड के तौर पे ये मिलेगा कि आप अगले एग्जाम के लिए एलिजिबल होंगे, लेकिन कम नंबर भी है तो आपको टेंशन लेना नहीं है।
एग्जाम के लिए आप एलिजिबल होंगे अगर आप 75 से ऊपर स्कोर कर रहे हैं और जनरल कैटेगरी के हैं तो। और अगर ओबीसी ईबीसी वाले कैटेगरी में है तो 45% आपको लाना है, उसी के हिसाब से और कम था जाएगा, जिसमें एससी एसटी हो गया, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी हो गया, फीमेल हो गया, फ्रीडम फाइटर, उसी के अनुसार से नीचे जाते जाएगा आपका स्कोर। ठीक है, कट ऑफ की बात हो रही है तो समझ में आ गया। आई होप कि ये सब कुछ जितना भी हम यहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं वो इन शॉर्ट आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसके लिए स्पेशल वीडियो बनाना हमको ठीक नहीं लग रहा था। ठीक है, इसीलिए हम एक ही वीडियो में पैटर्न प्लस सिलेबस दोनों को हमने कवर करने की कोशिश की है। तो आई होप कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इससे पहले कि हम डिटेल सिलेबस पे आगे बढ़े, आप उसके पहले इस वीडियो को श्योरली लाइक कर देंगे, ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे, ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, और यदि अभी तक भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। डिजिटल जमाना है, यहाँ पे क्यूआर कोड भी है, स्कैन करके जुड़िए या फिर चैनल पे जाके जुड़िए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हर अपडेट सबसे पहले मिले। ठीक है, तो हम आपको यही कहेंगे कि फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करना चाहते हैं तो आप जुड़ जाइए। अब आते हैं मेन चीज पे, जो कि है आपका सिलेबस। सिलेबस में सबसे पहले बात करते हैं यूनिट 1 का, जिसका नाम क्या है, डिजिटल लॉजिक, और इसी को बोलते हैं क्या, अगर आप इंजीनियरिंग किए होंगे तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स इसी को बोलते हैं। ठीक है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की बात हो रही है, यानी कि यूनिट 1 में आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में पढ़ना है, जिसमें टॉपिक्स क्या है, डेटा और नंबर सिस्टम के बारे में। ठीक है, अगला बाइनरी ऑक्टल हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन एंड देयर कन्वर्जन, इसके बारे में पढ़ना है। इसके बाद क्या है, बीसीडी एडर के बारे में पढ़ना है, आईएससीआईआई, ईबीडीआईसी, ग्रे कोड्स और उनके कन्वर्जन के बारे में पढ़ने हैं। फिर क्या है, साइंड बाइनरी नंबर रिप्रेजेंटेशन विथ 1s एंड 2s कंप्लीमेंट मेथड, बाइनरी अरिथमेटिक, वेन डायग्राम और बुलियन अलजेब्रा। वेरियस लॉजिक गेट्स, अलग अलग लॉजिक गेट्स के बारे में पढ़ने हैं, उसके ट्रूथ टेबल के बारे में जानना है और उसके सर्किट्स के बारे में भी आपको जानना है। ठीक है, उसके बाद क्या है, एसओपी और पीओएस फॉर्म का रिप्रेजेंटेशन। फिर क्या है, मिनिमाइजेशन ऑफ लॉजिक एक्सप्रेशन बाय अलजेब्रिक मेथड, के मैप मेथड। फिर क्या पढ़ना है आपको, के मैप पढ़ना है आपको। ठीक है, ये देखा जाए तो कंप्लीटली इंजीनियरिंग का सिलेबस के टाइप का लग रहा है, और ये जो भी हम सिलेबस आपको बता रहे हैं वो ऑफिशियली बिहार बोर्ड के साइट पे अवेलेबल है, तो आप ऐसा मत समझिए कि हम अपना तरफ से कुछ इसमें दाल मसाला ऐड कर दिए हैं। ठीक है, ये पूरा ऑफिशियल सिलेबस है जो कि बिहार बोर्ड ने जारी कर रखा है। ठीक है, उसके बाद क्या पढ़ना है आपको, उसके बाद पढ़ना है कॉम्बिनेशनल सर्किट के बारे में, जिसमें क्या है, एडर और सबट्रैक्टर सर्किट है। फिर क्या है, एप्लीकेशन एंड सर्किट ऑफ इनकोडर, डिकोडर, कॉम्परेटर, मल्टीप्लेक्सर, डी मल्टीप्लेक्सर एंड पायरेटी जनरेटर। फिर क्या है, मेमोरी सिस्टम, जिसमें रैम के बारे में पढ़ना है, रोम के बारे में पढ़ना है, ईपी रोम, ईईपी रोम, ये सब के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, ईईपी रोम होगा यहाँ पे। फिर क्या है, डिजाइन ऑफ कॉम्बिनेशनल सर्किट यूजिंग रोम, प्रोग्राम लॉजिक डिवाइस एंड गेट एरे, पीएलए एंड पीएलडीज। ठीक है, तो ये सारे सिलेबस किसके हो जाएंगे, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के ही हैं। ठीक है, उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, ये सब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की ही बात चल रही है, यानी कि डिजिटल लॉजिक जो लिखा हुआ है उसी का चल रहा है अभी, ऐसा नहीं है कि आपका चेंज हो गया है टॉपिक, वही चल रहा है, उसके अंदर में ये सब सब टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, जो कि काफी वास्ट सिलेबस है। ठीक है, सिक्वेंशियल सर्किट, जिसमें पढ़ना है बेसिक मेमोरी एलिमेंट, एसआर हो गया, जे के डी और टी फ्लिप फ्लॉप्स, यानी कि सिंपली यहाँ पे फ्लिप फ्लॉप्स के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद क्या है, वेरियस टाइप्स ऑफ रजिस्टर, रजिस्टर के टाइप्स के बारे में पढ़ रहे हैं, काउंटर्स के बारे में पढ़ रहे हैं और उसके डिजाइन को भी पढ़ना है, इरेगुलर काउंटर वगैरह के बारे में भी आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है, अगला क्या है, स्टेट टेबल एंड स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम, सिक्वेंशियल सर्किट डायग्राम मेथोडोलॉजी, ये सब आपको पढ़ना है। फिर है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडी एंड डीए कन्वर्जन टेक्निक, लॉजिक फैमिलीज जैसे टीटीएल, ईसीएल, एमओएस, सीमोस और उसके ऑपरेशंस और स्पेसिफिकेशंस के बारे में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं बहुत ही ज्यादा वास्ट सिलेबस है, तो वहां तक आपको क्या पढ़ना था, डिजिटल लॉजिक। इसके बाद अब आता है क्या, यूनिट 2 की बात हो रही है। ठीक है, वो था यूनिट 1 जिसमें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स था, जो कि काफी वास्ट सिलेबस था। अब है आपका क्या, सीओए, शॉर्ट में क्या बोलते हैं, सीओए, और फुल फॉर्म क्या है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। ये भी आपका बीटेक का ही सिलेबस है। अगर देखा जाए ओवरऑल सिलेबस को, तो इसमें बीटेक पर खास फोकस किया गया है, क्योंकि जो भी सिलेबस हम यहाँ पे देख रहे हैं ना, उसमें बीटेक का ही सिलेबस ज्यादातर डाला हुआ है। ठीक है, और देखा जाए पिछले बार 2023 वाला तो क्वेश्चन का लेवल भी काफी अच्छे थे, यानी कि अच्छे लेवल के थे, गुड लेवल, डिसेंट लेवल के क्वेश्चन थे, और साथ ही साथ हर एक टॉपिक यानी कि मैक्सिमम टॉपिक जो सिलेबस में है उसको टच किया गया था। तो ये चीज आप ध्यान में रख के पढ़ेंगे। ठीक है,
तो बात करते हैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और आर्किटेक्चर की। तो इसका जो पहला टॉपिक है वो क्या है, इंट्रोडक्शन टू डेटा रिप्रेजेंटेशन एंड नंबर सिस्टम। डेटा रिप्रेजेंटेशन और नंबर सिस्टम के इंट्रोडक्शन में पढ़ना है। फिर इंट्रोडक्शन टू डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, ये भी पढ़ने हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है, कन्वर्जन ऑफ नंबर फ्रॉम वन नंबर सिस्टम टू अनदर नंबर सिस्टम, लाइक डेसिमल टू बाइनरी, फिर बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, ये सभी चीजें आपको पढ़ने हैं। तो आपको एक चीज कॉमन दिख रहा हो कि ये बात थोड़ा डिजिटल लॉजिक में था और इसमें भी है, तो उसके लिए घबराना नहीं है, क्योंकि देखा जाए तो दोनों को लगभग सेम चीज ही पढ़ना है। ठीक है, हाँ एक्सटेंशन है आपके टॉपिक्स का, लेकिन मिला जुला के चीजें वही पढ़नी है। इसके बाद आपका बाइनरी अरिथमेटिक, जिसमें एडिशन यूजिंग सिंपल मेथड, 1s कंप्लीमेंट यूजिंग 2s कंप्लीमेंट मेथड, सब्सट्रैक्शन सिंपल मेथड, मल्टीप्लिकेशन सिंपल मेथड, डिवीजन सिंपल मेथड, तो ये सभी चीजें आपको पढ़ने किसके अंदर, COA के अंदर। इसके बाद आपका आता है डिफरेंट कोड्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर डिटेक्शन कोड, जिसमें पैरिटी बिट मेथड हो गया, चेकसम मेथड हो गया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर हो गया, ये सभी आपको पढ़ने हैं। अगला आता है करेक्शन कोड, जिसमें कि हैमिंग कोड, अल्फा न्यूमेरिक कोड, ASCII जिसको आशिकी कोड बोलते हैं, EBCDIC हो गया, एक्सेस 3 कोड, BCD एडिशन मेथड, ग्रे कोड जिसमें कि ग्रे से बाइनरी में कन्वर्जन, बाइनरी से ग्रे में कन्वर्जन, ये सभी चीजें आपको पढ़ने हैं। क्लियर है बातें यहां तक? इसके बाद आपका आता है इंट्रोडक्शन टू आइडियल माइक्रो कंप्यूटर एंड एक्चुअल माइक्रो कंप्यूटर के बारे में पढ़ना है, जिसमें CPU पढ़ने हैं, आपको एड्रेस बस पढ़ने हैं, डेटा बस पढ़ने हैं, कंट्रोल बस पढ़ने हैं। उसके बाद मेमोरी पढ़ना है, जिसमें कि आपका रैम हो गया, रैम का टाइप हो गया SRAM, DRAM, फिर रोम आ गया, रोम का टाइप हो गया PROM, EPROM, EEPROM, UBEPROM, ये सभी चीजें हैं। ठीक है, इसके बाद आपको पढ़ना है माइक्रो प्रोसेसर के इतिहास के बारे में, यानी कि हिस्ट्री ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर के बारे में भी पढ़ना है। अगर देखा जाए तो ये जो टॉपिक है ना, इस पे पूरा एक सब्जेक्ट ही हुआ करता है इंजीनियरिंग में, माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर, जो कि काफी डरावना सब्जेक्ट माना जाता है। ठीक है, फिर उनके एप्लीकेशन सिर्फ पढ़ने हैं आपको, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ने, आपको न्यूमेरिकल्स नहीं करने हैं, सिर्फ आपको थ्योरी पार्ट पढ़ना है, जिसमें कि आपको मेंशन भी कर दिया गया है कि उसके बस एप्लीकेशंस के बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद उनके एड्रेसिंग टेक्निक्स क्या हैं, उनके बारे में आपको पढ़ने हैं। ठीक है, इसके बाद है इंट्रोडक्शन टू डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें लॉजिक गेट्स के बारे में पढ़ना है, आपको इन्वर्टर के बारे में पढ़ना है, और गेट्स के जो टाइप हो गए, और गेट, एंड गेट, नॉर गेट, नैंड गेट, एक्सॉर गेट, एक्सनॉर गेट, ये सभी गेट्स के बारे में आपको पढ़ने हैं। ठीक है, उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, डिमॉर्गन्स थ्योरम या फिर डिमॉर्गन्स लॉ जिसको बोलते हैं, वो आपको पढ़ने हैं। ठीक है, इसके बाद आपको पढ़ना है यूनिवर्सल गेट के बारे में, ओनली फॉर लॉजिक कन्वर्जन के मैप पढ़ने हैं, पेयर, क्वाड, ऑक्टेट अप टू 4 वेरिएबल्स। ठीक है, उसके बाद क्या है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, जिसको ALU पढ़ते हैं आप CPU में, उसके बारे में आपको पढ़ना है, जिसमें हाफ एडर, फुल एडर, बाइनरी एडर, 2s कंप्लीमेंट एडर, सब्ट्रैक्टर वगैरह भी आपको पढ़ने हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम लोग प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर का। ठीक है, जो कि यूनिट 3 में आता है, वो यूनिट 1 और 2 उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि उसमें क्या क्या पढ़ने हैं। बस वही सब टॉपिक्स इसमें डाले गए हैं जो आपके सिलेबस में हैं। ठीक है, तो वही हम आपको बता रहे हैं, बस ये वीडियो है सिर्फ सिलेबस और पैटर्न के बारे में, जिसमें पैटर्न आपको हम बता दिए हैं, अब बता रहे हैं आपको सिलेबस। यूनिट 3 में क्या पढ़ना है, प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर के बारे में, जो कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, यहां से क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, जिसमें आपको पढ़ना है क्या, डेटा के बारे में, एंटिटी के बारे में, इंफॉर्मेशन के बारे में, डेटा और इंफॉर्मेशन में डिफरेंस क्या होता है इसके बारे में, डेटा के टाइप के बारे में, बिल्डिंग डेटा टाइप क्या है उसके बारे में, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, ये सभी चीज के बारे में पढ़ने हैं। ठीक है, इसके बाद डेटा स्ट्रक्चर के डिफिनीशंस के बारे में पढ़ना है, जो टाइप्स होते हैं डेटा स्ट्रक्चर उसके बारे में पढ़ना है, जिसमें लीनियर हो क्या होते हैं, नॉन लीनियर क्या होते हैं, ये सभी चीजें पढ़नी है आपको। इसके बाद है इंट्रोडक्शन टू एल्गोरिदम, एल्गोरिदम के बारे में पढ़ना है, जिसमें क्या है, डिफिनीशन उसका, फिर डिफरेंस एल्गोरिदम और प्रोग्राम में क्या डिफरेंस है वो पढ़ना है, प्रॉपर्टीज क्या है एल्गोरिदम के ये पढ़ने हैं, एल्गोरिदम डिजाइन टेक्निक्स पढ़ने हैं आपको, परफॉर्मेंस एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ वेरियस कोड स्ट्रक्चर, जैसे कि अलग अलग तरह के जो एल्गोरिदम है उसके क्या क्या कोड, क्या क्या उसके कोड स्ट्रक्चर है वो पढ़ने, उसके कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है वो पढ़ने हैं आपको। ठीक है, फिर ऑर्डर ऑफ ग्रोथ क्या है, एसिम्प्टोटिक नोटेशन क्या है, ये सभी चीजें आपको पढ़नी है। ठीक है, इसके बाद डिफिनीशन सिंगल एंड मल्टी डायमेंशनल एरे, डिफिनीशन पढ़ना है किसका, सिंगल और मल्टी डायमेंशनल एरे का, जिसमें हमने आपको पहले भी पढ़ा रखा है 1D एरे, 2D एरे के बारे में, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरे, रो, मेजर, ऑर्डर,
फिर कॉलम मेजर ऑर्डर, डेरिवेशन ऑफ इंडेक्स फॉर्मूला फॉर 1D 2D एप्लीकेशंस, ठीक है, स्पर्स मैट्रिक्स और उसके रिप्रेजेंटेशन के बारे में, ठीक है। फिर है रिकर्सन के बारे में, रिकर्सन किस में, सी में, एग्जाम्पल ऑफ रिकर्सन पढ़ना है, टावर ऑफ हनोई प्रॉब्लम पढ़ना है, सिमुलेटिंग रिकर्सन पढ़ना है, बैक ट्रैकिंग पढ़ना है, रिकर्सिव एल्गोरिथम पढ़ना है और प्रिंसिपल ऑफ रिकर्सन ये पढ़ना है आपको, ठीक है। इसके बाद एरे इंप्लीमेंटेशन पढ़ना है, फिर पॉइंटर इंप्लीमेंटेशन पढ़ना है, किसका, सिंगली लिंक्ड लिस्ट का। फिर आपको पढ़ना है डबली लिंक्ड लिस्ट, सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट, ऑपरेशंस ऑन लिंक्ड लिस्ट ये पढ़ने हैं, ठीक है। फिर क्या पढ़ना है, इंसर्शन, डिलीशन, ट्रैवर्सल, पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेशन और एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन ऑफ सिंगल वेरिएबल, ठीक है। ये सब किसमें आते हैं, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम के फॉर्म में आते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको पढ़ना है एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, प्रिमिटिव स्टैक ऑपरेशंस, पुश और पॉप के बारे में पढ़ना है, एरे और लिंक्ड इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक किसमें, सी में ये पढ़ना है, एप्लीकेशंस पढ़ने हैं स्टैक के। इसके बाद प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन पढ़ने हैं, फिर इवैल्यूएशन ऑफ पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन पढ़ने हैं, इटरेशंस और रिकर्सन, प्रिंसिपल ऑफ रिकर्सन, टेल रिकर्सन, रिमूवल ऑफ रिकर्सन प्रॉब्लम, ये सभी चीजें पढ़नी है इस टॉपिक में, ठीक है। उसके बाद क्या है, सॉल्विंग यूजिंग इटरेशन एंड रिकर्सन विथ एग्जांपल सच एज बाइनरी सर्च, फिबोनाची नंबर, हनोई टावर्स, ये सभी के एग्जांपल के थ्रू आपको पढ़ने हैं, ठीक है। फिर आता है ऑपरेशंस ऑन क्यू, क्यू के बारे में पढ़ना है जिसमें क्रिएट, ऐड, डिलीट, फुल, एम्प्टी, सर्कुलर क्यू, ऐड, एरे एंड लिंक्ड इंप्लीमेंटेशन ऑफ क्यू इन सी, डीक्यू एंड प्रायोरिटी क्यू, इतने पढ़ने आपको किसमें, क्यू के ऑपरेशंस में, ठीक है। इसके बाद काफी बड़ा टॉपिक है ये, ठीक है, यूनिट 3 कंसेप्ट ऑफ सर्चिंग, इसमें सर्चिंग पढ़ना है जिसमें सीक्वेंशियल सर्च हो गया, इंडेक्स सीक्वेंशियल सर्च हो गया, बाइनरी सर्च हो गया, कंसेप्ट ऑफ हैशिंग हो गया, कोलिजन रिजोल्यूशन टेक्निक हो गया यूजिंग हैशिंग, ठीक है। हैश में कैसे यूज किया जाता है ये सभी टेक्निक्स के बारे में भी आपको पढ़ने हैं, ठीक है। इसके बाद आता है सॉर्टिंग जिसमें इंसर्शन सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट, हीप सॉर्ट, कंपैरिजन ऑफ सॉर्टिंग एल्गोरिथम, सॉर्टिंग इन लीनियर टाइम, काउंटिंग सॉर्ट एंड बकेट सॉर्ट, ये सभी आपको इसमें पढ़ने हैं, ठीक है। और इसी में आपको जितने भी सॉर्टिंग टेक्निक्स है इसके कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में पढ़ना है, ठीक है, कि बेस्ट केस क्या है, वर्स्ट केस क्या है, एवरेज केस क्या है, ये सभी चीजें भी आपको इसी में पढ़ने हैं, ठीक है। इसके बाद आता है टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर फॉर ग्राफ रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। उसके बाद क्या पढ़ना है, एडजेंसी मैट्रिक्स, एडजेंसी मैट्रिक्स में क्या है उसके लिस्ट के बारे में हो गया, उसके एडजेंसी क्या होते हैं अलग अलग मैट्रिक्स के, उसके बारे में पढ़ना है। ग्राफ ट्रैवर्सल भी इसी में पढ़ना है आपको, ठीक है। उसके बाद डीएफएस पढ़ना है जिसको बोलते हैं क्या, डेप्थ फर्स्ट सर्च, फिर बीएफएस, ब्रेथ फर्स्ट सर्च, कनेक्टेड कंपोनेंट, ये सभी चीजें आपको इसमें पढ़ना है। इसके बाद आता है आपका ट्री का बात, जिसमें आपको ट्री के बेसिक टर्मिनोलॉजीज पढ़ने हैं, जिसमें बाइनरी ट्री हो गया, बाइनरी ट्री रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है ये भी पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद एरे रिप्रेजेंटेशन और पॉइंटर के बारे में पढ़ना है, जिसमें रिप्रेजेंटेशन, बाइनरी सर्च ट्री, कंप्लीट बाइनरी ट्री, एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री, ट्री ट्रैवर्सल एल्गोरिथम, ये सभी चीजें आपको इसमें पढ़ने हैं, ठीक है। उसके बाद क्या पढ़ना है, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर के बारे में पढ़ना है, कंस्ट्रक्टिंग बाइनरी ट्री फ्रॉम गिवन ट्री ट्रैवर्सल, यानी कि एक ट्री ट्रैवर्सल आपको दिया हुआ है उससे बाइनरी ट्री को कैसे कंस्ट्रक्ट करना है उसके बारे में भी इसमें आपको पढ़ना है। और क्या पढ़ना है, ऑपरेशंस ऑफ इंसर्शन, इंसर्शन के क्या ऑपरेशंस हैं वो, डिलीशन, सर्चिंग, मॉडिफिकेशन ऑफ डेटा इन बाइनरी सर्च ट्री, बीएसटी इसको बोलते हैं, ठीक है। थ्रेडेड बाइनरी ट्री, हफमैन कोडिंग यूजिंग बाइनरी ट्री, एवीएल ट्री, बी ट्री, ये सब चीजें आपको पढ़ने हैं इसमें, ठीक है। तो इतने बड़े टॉपिक्स हैं, आप सोच लीजिए, देखा जाए तो जो एल्गोरिदम इसमें आपको यूनिट 4 में दिया हुआ है, बहुत कुछ आपको उसमें भी दिया हुआ है, और जो कोर एल्गोरिदम है जिसको कोर बोलते हैं, मेन एल्गोरिदम है, वो आपको एक स्पेशल यूनिट में दिया गया है, जिसमें आपको पढ़ना है एल्गोरिदम के एनालिसिस के बारे में, टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ के बारे में, एसिम्प्टोटिक नोटेशन के बारे में, कंडीशनल एसिम्प्टोटिक नोटेशन, रिमूविंग कंडीशन फ्रॉम द कंडीशनल एसिम्प्टोटिक नोटेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ बिग ओएच, ये सब चीजें आपको पढ़ने हैं नोटेशन के फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, रिकरेंस इक्वेशन, सॉल्विंग रिकरेंस इक्वेशन, एनालिसिस ऑफ लीनियर सर्च, डिवाइड एंड कंकेल एल्गोरिथम, जनरल मेथड, बाइनरी सर्च, फाइंडिंग मैक्सिमम एंड मिनिमम मर्ज सॉर्ट, ये सभी चीजें आपको इसमें पढ़ने हैं। अगला पॉइंट है जनरल मेथड, मल्टी स्टेज ग्राफ, ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ, ऑप्टिमल बाइनरी सर्च ट्री, ठीक है। अगला आता है जनरल मेथड 8 क्वींस प्रॉब्लम, ये काफी टेढ़ा टॉपिक है, ठीक है। फिर है हैमिल्टन प्रॉब्लम, ये सब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स में आते हैं, ठीक है।
अगला है आपका कनेक्टेड कंपोनेंट, स्पैनिंग ट्री, बाई कनेक्टेड कंपोनेंट, इंडक्शन टू एनपी हार्ड एंड एनपी कंप्लीटनेस। ठीक है, ये जो दोनों दिख रहा है ना आपको, ये काफी कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, ठीक है, जिसको हम आगे भी देखेंगे। इसके बाद आपका 5वां यूनिट है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम। वैसे देखा जाए तो जितने भी टॉपिक्स हम बता रहे हैं वो सब इंपॉर्टेंट है। अब उसमें से आपको क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल फुल सिलेबस का आपको डिस्कशन बता रहे हैं, ठीक है, जिसमें पढ़ना है आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के इंट्रोडक्शन के बारे में, उसके फंक्शनल बिहेवियर के बारे में, उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है उसके बारे में, नीड फॉर सम ऑफ द मॉनिटर, कमांड इंटरप्रेटर, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आपको पढ़ने हैं, सिस्टम स्ट्रक्चर पढ़ने हैं, हायरार्कियल एंड लेयर्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ने हैं, इनपुट आउटपुट मेथड एंड इंटरप्ट स्ट्रक्चर, ये पढ़ने किसमें, इंट्रोडक्शन में। इसके बाद क्या है, प्रोसेस डिफिनीशन, प्रोसेस स्टेट और स्टेट ट्रांजिशन, पैरेलल प्रोसेस एंड कंस्ट्रक्ट्स, प्रोसेस इंटरेक्शन, ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल, कर्नल के बारे में पढ़ना है आपको, जो कि कोर होता है किसका, ऑपरेटिंग सिस्टम का, डेटा स्ट्रक्चर फॉर प्रोसेसेस एंड रिसोर्स, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, प्रोसेस कंट्रोल प्रिमिटिव, प्रोसेस शेड्यूलिंग, ये सभी चीजें आपको इसमें पढ़ने हैं। इसके बाद क्या है, द डिटरमिनेंसी प्रॉब्लम, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, सीमाफोर्स, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, मेटाफोर भी इसी में पढ़ना है आपको, इसमें मेंशन नहीं किया गया, सीमाफोर है तो मेटाफोर भी आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद आता है कंडीशनल क्रिटिकल रीजन एंड मॉनिटर्स, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, डेडलॉक प्रॉब्लम और उसके सॉल्यूशंस, ठीक है। इसके बाद मेमोरी मैनेजमेंट कंसेप्ट, रीलोकेटिंग, लिंकिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग विथ फिक्स्ड। उसके बाद क्या है, पार्टीशन, स्वैपिंग, वेरिएबल पार्टीशन, ओवरले, वर्चुअल मेमोरी, सेगमेंटेशन, पेजिंग, स्टोरेज एलोकेशन, स्ट्रेटजी, लोड कंट्रोल एंड ट्रेसिंग। इसमें से क्वेश्चन बहुत बनता है एग्जाम में, ठीक है, इसमें से क्वेश्चन काफी पूछा जाता है एग्जाम में, जो कि थ्योरी फॉर्मेट में होता है, ठीक है, क्योंकि ये सब चीजें अगर देखा जाए ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस की बात करें तो ये एक कोर सब्जेक्ट होता है किसका, कंप्यूटर साइंस या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अगर सीएस या फिर आईटी ब्रांच अगर आपने पढ़ा होगा तो इसका कोर सब्जेक्ट ये होता है, ठीक है। और ये सब टॉपिक से भी आपका जो न्यूमेरिकल है वो बनता है, लेकिन ये जो एग्जाम है एसटीईटी, इसमें न्यूमेरिकल पूछने का चांस ना के बराबर, ठीक है। इसके बाद आता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फाइल, इनपुट आउटपुट सब सिस्टम, डायरेक्टरी मैनेजमेंट, बेसिक फाइल सिस्टम, फाइल डिस्क्रिप्टर, फाइल मैनिपुलेशन, फाइल ऑर्गेनाइजेशन मेथड, मैनेजमेंट ऑफ ऑक्सिलरी स्टोरेज स्पेस, कमांड लैंग्वेज एंड फाइल सिस्टम यूटिलिटीज, इनपुट आउटपुट सब सिस्टम, प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट डीएमए, डायरेक्ट मेमोरी एलोकेशन, इंटरप्ट ड्रिवन इनपुट आउटपुट, रिकवरी प्रोसीड्यूर, प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी, ये पढ़ने हैं आपको किसमें, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फाइल्स एंड इनपुट आउटपुट सब सिस्टम में। इसके बाद आता है आपका सेफ गार्ड, पेनिट्रेशन, एक्सेस एंड इंफॉर्मेशन फ्लो कंट्रोल, प्रोटेक्शन प्रॉब्लम, फॉर्मल मॉडल्स ऑफ प्रोटेक्शन, ठीक है। तो यहां तक थे क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। अब अगला जो यूनिट है वो काफी इंपॉर्टेंट यूनिट है, जो कि क्या है, डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें आपको पढ़ना है इसके इंट्रोडक्शन के बारे में, कंपोनेंट के बारे में और डीबीएमएस के स्ट्रक्चर क्या है उसके बारे में। फिर पढ़ना है आपको लॉजिकल स्ट्रक्चर, जिसमें कि 3 लेवल आर्किटेक्चर होते हैं उसके बारे में, उसके मैपिंग के बारे में, ठीक है। कंपेरिजन बिटवीन ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम एंड डीबीएमएस, उसके कंपेरिजन, डीबीएमएस के क्या एडवांटेज है, क्या ड्रॉबैक्स है, वो पढ़ने हैं। इसके बाद रिलेशनल मॉडल पढ़ना है, रिलेशनल मॉडल क्या होता है वो पढ़ना है, रिलेशनल की के बारे में पढ़ना है, जो कि रिलेशनल की कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं, जिसमें कि कैंडिडेट की आते हैं, प्राइमरी की आते हैं, फॉरेन की आते हैं, ठीक है। फिर पढ़ना है आपको एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम मॉडल, ईआर मॉडल जिसको बोलते हैं, जिसमें कि आपको एंटिटीज के बारे में पढ़ने हैं, एट्रीब्यूट्स के बारे में पढ़ने हैं, रिलेशनशिप के बारे में पढ़ने हैं और कार्डिनलिटी के बारे में पढ़ने हैं। ये जो रिलेशनशिप है ना, वो आप जो सोच रहे हैं वो रिलेशनशिप के बारे में नहीं हो रहा है, ये ईआर मॉडल में डीबीएमएस में जो रिलेशनशिप होता है उसके बारे में, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे। इंटिटी टाइप के बारे में पढ़ना है, इंटिटी सेट एट्रीब्यूट के बारे में पढ़ना है और की रिलेशनशिप के टाइप्स के बारे में पढ़ना है, रिलेशनशिप स्टेट सेट्स के बारे में पढ़ना है, कन्वर्टिंग ईआर डायग्राम टू रिलेशनल टेबल, डेटाबेस स्कीमा। ये पूरा इंजीनियरिंग का ही सिलेबस है, ठीक है। ये जो सिलेबस आपको दिख रहा है ये पूरा इंजीनियरिंग का सिलेबस है, सही मायने में देखा जाए तो। डेटाबेस एनामोलीज पढ़ना है, जिसमें कॉर्ड रूल पढ़ना है, नॉर्मलाइजेशन थ्योरी पढ़ना है, 1NF, 2NF, 3NF और BCNF, ये सब इंजीनियरिंग का पार्ट है, ठीक है, जो कि आपसे पूछा जाएगा बिहार एसटीईटी के एग्जाम में। इसके बाद आपको पढ़ना है क्या, इंट्रोडक्शन टू ट्रांजैक्शन एंड कंसेप्ट ऑफ कंकरेंसी कंट्रोल,
ट्रांजेक्शन एंड सिस्टम कंसेप्ट, डिजायरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन सपोर्ट इन एसक्यूएल, कंकरेंसी कंट्रोल टेक्निक, लॉकिंग प्रोटोकॉल, सीरियलाइजेबल शेड्यूल, लॉक्स, टू फेज कमिट टेक्निक्स, कंकरेंसी कंट्रोल बेस्ड ऑन टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग। ठीक है, ये सभी चीजें आपको पढ़ने हैं, ये काफी कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट है ये। ठीक है, तो वहां तक हो गया क्या आपका डीबीएमएस के बारे में। जो अगला यूनिट है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, कंप्यूटर नेटवर्क या बोले तो नेटवर्किंग। ठीक है, जिसमें आपको पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू डेटा कम्युनिकेशन, कंप्यूटर नेटवर्क, फिर नेटवर्क के टोपोलॉजी के बारे में पढ़ने हैं। ठीक है, जो बस हो गया, स्टार हो गया, मेस, ये सब बारे में आपको पढ़ने हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स पढ़ने हैं। पैरेलल और सीरियल ट्रांसमिशन क्या है इसके बारे में पढ़ना है। फिर ट्रांसमिशन के मॉडल्स आपको पढ़ने हैं। फिर ट्रांसमिशन चैनल्स के बारे में, डेटा रेट, बैंडविड्थ, सिग्नल इनकोडिंग स्कीम, डेटा कंप्रेशन, ट्रांसमिशन इंपेयरमेंट, लेयरिंग एंड डिजाइन इशू, ओएसआई मॉडल और टीसीपी आईपी मॉडल। ठीक है, और इसके एप्लीकेशंस भी थोड़े थोड़े आपको पढ़ने हैं। ठीक है, कि ओएसआई मॉडल्स के एप्लीकेशंस क्या है, इसके लेयर्स के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए आ ही गया डेटा लिंक लेयर के बारे में, जिसमें कि नीड फॉर डेटा लिंक कंट्रोल, फ्रेम डिजाइन कंसिडरेशन, फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल, मैक सब लेयर, ये मैकबुक की बात नहीं हो रही, एमएसी होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल, उसके बारे में आपको पढ़ना है। फिर कंटेंशन बेस्ड एंड पोलिंग बेस्ड मैक प्रोटोकॉल्स, उसके बाद है नेटवर्क लेयर, इसमें क्या पढ़ना है, राउटिंग के बारे में पढ़ना है, कंजेशन कंट्रोल पढ़ना है, इंटरनेट वर्किंग प्रिंसिपल पढ़ना है, आईपी के बारे में पढ़ना है, जिसमें कि पैकेट फॉर्मेट, हायरार्किकल एड्रेसिंग, सबनेटिंग, एआरपी, पीपीपी, ब्रिज, राउटर, गेटवे क्या है, ये सब पढ़ना है, क्लासलेस आईपी क्या है, ये सब बारे में पढ़ना है। और इसमें एक और ऐड कर लीजिए, लूप बैक आईपी के बारे में पढ़ना, ये काफी पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट अगला है डेटा लिंक लेयर। उसमें क्या पढ़ना है आपको, तो डेटा लिंक के लेयर के बारे में जो एप्लीकेशंस है वो सब आपको पढ़ने की, उसका यूज कहां कहां किया जाता है। प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन पढ़ना है आपको। सॉकेट मीनिंग एंड सॉकेट एड्रेस पढ़ना है। अपवर्ड और डाउनवर्ड मल्टीप्लेक्सिंग क्या है उसके बारे में पढ़ना है। यूडीपी और टीपीडीयू के बारे में भी आपको पढ़ने हैं। फिर कुछ एप्लीकेशंस लेयर पढ़ना है, जिसमें एचटीटीपी, एफटीपी, टेलनेट, एसएमटीपी, एसएनएमपी, ये सभी चीजें आपको पढ़ने हैं। ठीक है, इसके बाद जो अगला मॉड्यूल है वो है यूनिट 8 यानी कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ना है। ठीक है, ये वीडियो आपको थोड़ा सा फास्ट लग रहा होगा, अगर आपको फास्ट लग रहा है तो 0.75 करके आप देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर फास्ट नहीं बोलेंगे तो फिर ये वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा, तो मजबूरी है फास्ट थोड़ा सा बोलना। ठीक है, तो मैनेज आप कर लेंगे मुझे पता है, क्योंकि पहले भी आप हमको फॉलो कर ही रहे हैं, तो मेरा स्पीड क्या है बताने का वो आपको पता ही है। ठीक है, तो आइए देखते हैं टॉपिक्स क्या क्या है इसके। इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ना है, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ना है, इमरजेंस ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ना है, सॉफ्टवेयर के मैट्रिक्स के बारे में पढ़ना है, उसके मॉडल्स के बारे में पढ़ना है, प्रोसेस और प्रोडक्ट मैट्रिक्स के बारे में भी आपको पढ़ना है। फिर आपको क्या पढ़ना है, सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल मेथड, जिसमें वाटरफॉल मेथड, प्रोटोटाइप, स्पाइरल मॉडल पढ़ना है, और उसके कंपैरिजन के बारे में भी पढ़ना है आपको। ठीक है, इसके बाद है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना है, जिसमें आपको पढ़ना है साइज एस्टिमेशन के बारे में, एलओसी, एफपी मैट्रिक्स के बारे में, कॉस्ट एस्टिमेशन में डेल्फी और बेसिक कोकोमो मॉडल के बारे में पढ़ना है। इंट्रोडक्शन टू हेल्स्टेड सॉफ्टवेयर साइंस, ठीक है, हेल्स्टेड सॉफ्टवेयर साइंस के बारे में पढ़ना है। स्टाफिंग लेवल एस्टिमेशन पढ़ना है, पुट नेम्स मॉडल पढ़ना है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन जिसको एसआरएस बोलते हैं, उसके डॉक्यूमेंट्स के बारे में पढ़ना है, और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी पढ़ना है आपको। ठीक है, इसके बाद है सॉफ्टवेयर डिजाइन, उसमें क्या पढ़ना है, उसके क्लासिफिकेशंस के बारे में आपको पढ़ना है, सॉफ्टवेयर डिजाइन अप्रोच क्या है उसके बारे में पढ़ना है, फंक्शन ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर डिजाइन पढ़ने हैं, स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस पढ़ना है, जिसमें कि डेटा फ्लो डायग्राम आ गया, स्ट्रक्चर डिजाइन आ गया, और फिर इंट्रोडक्शन टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन, ये आपको पढ़ने हैं। ठीक है, इसके बाद आपको आता है क्या, कोडिंग और टेस्टिंग ऑफ सॉफ्टवेयर, यूनिट टेस्टिंग, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, डिबगिंग, प्रोग्राम एनालिसिस टूल, सिस्टम टेस्टिंग, सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी एंड क्वालिटी एश्योरेंस, जिसको क्या बोलते हैं, क्यूए बोलते हैं शॉर्ट में, क्यूए क्यूसी के बारे में भी आपको पढ़ने हैं, रिलायबिलिटी मैट्रिक्स, मूसा बेसिक मॉडल के बारे में आपको पढ़ना है। फिलहाल है सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस, जिसको एसक्यूए बोलते हैं। ISO 9000 जो कि स्टैंडर्ड है, SCI CMM एंड उसके कंपैरिजन के बारे में, सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस पढ़ने हैं आपको, जिसमें मेंटेनेंस प्रोसेस मॉडल के बारे में आपको जानकारी पढ़नी है, रिवर्स इंजीनियरिंग क्या है ये पढ़ना है, एस्टिमेशन ऑफ मेंटेनेंस कॉस्ट भी आपको इसी में पढ़ने हैं। ठीक है, इसके बाद जो अगला यूनिट है वो आपका आता है UP, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसको OOP बोलते हैं, उसके बारे में पढ़ना है, जिसमें आपको पढ़ना है क्या,
रिव्यू ऑफ फंडामेंटल्स ऑफ प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग, क्लास और ऑब्जेक्ट के बारे में, डेटा एब्स्ट्रैक्शंस के बारे में, इंफॉर्मेशन हाइडिंग इनकैप्सुलेशन के बारे में, कंस्ट्रक्टर डिसकंस्ट्रक्टर एंड ऑब्जेक्ट क्रिएशन पढ़ने हैं आपको, ठीक है। नेम स्पेस रेफरेंस पढ़ने हैं, क्लास मेथड, मेथड ओवरलोडिंग ओवरराइडिंग वगैरह भी पढ़ने हैं, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, एब्स्ट्रैक्ट मेथड, एक्सेप्शन, एक्सेप्शन हैंडलिंग, ये सभी चीजें आपको पढ़ने हैं किसमें, ओप में। और जो उसके क्या बोलते हैं 4 पिलर्स हैं उसके बारे में पढ़ने हैं आपको, जिसमें ऑलरेडी हम इस पर डिस्कस कर ही चुके हैं, ठीक है। इसके बाद आपका आता है यूनिट 10 वेब बेस्ड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। उसमें क्या पढ़ना है, इंटरनेट के बेसिक्स के बारे में पढ़ना है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंट्रोडक्शन टू वेब डेवलपमेंट आपको पढ़ने हैं, नोड जेएस एंड जीआईटी, एचटीएमएल सीएसएस जेक्वेरी, जावास्क्रिप्ट एंड एचटीटीपी फॉर्म्स, फिर है सेशंस और एचटीटीपी के बारे में, फिर आता है आपको अगला जावास्क्रिप्ट और डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, इसको डॉम बोलते हैं शॉर्ट में। एक्सएमएल के बारे में आपको पढ़ना है, उसके बाद डॉक्यूमेंट टाइप डिफिनेशन डीटीडी ड्रीम वेवर पढ़ना है। पीएचपी के बारे में आपको पढ़ना है, जिसमें पीएचपी एसक्यूएल और माई एसक्यूएल के बारे में पढ़ना है, और इंटीग्रेशन पीएचपी एंड माई एसक्यूएल डेटाबेस इंटरेक्शन भी इसी में आपको पढ़ने हैं, ठीक है। इसके बाद जो अगला है, जो कि काफी मतलब ये देखा जाए तो ये जो पूरा सब्जेक्ट है ना, ये थ्योरी ऑफ कंप्यूटर एक सब्जेक्ट होता है ये इंजीनियरिंग में, ठीक है। तो इससे कॉम्प्लेक्स पेपर आज तक हम तो नहीं देखे, ठीक है। इससे कॉम्प्लेक्स पेपर हम आज तक नहीं देखे। ये अपने आप में ये क्या है, ब्रांडेड कॉम्प्लेक्सिटी है इसमें, जिसमें आपको इंट्रोडक्शन पढ़ने हैं, अल्फाबेट्स, इन स्ट्रिंग, लैंग्वेज, ऑटोमेटा एंड ग्रामर, डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट एटोमेटा, जिसमें डीएफए शॉर्ट में बोलते हैं, फॉर्मल डेफिनेशन, सिंप्लीफाइड नोटेशन, स्टेट ट्रांजिशन ग्राफ, ट्रांजिशन टेबल, लैंग्वेज ऑफ डीएफए पढ़ने हैं, नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा मतलब एनएफए भी पढ़ना है, एनएफए विथ एप्लिकेशन ट्रांजिशन, लैंग्वेज ऑफ एनएफए पढ़ना है, इक्विवेलेंस ऑफ एनएफए एंड डीएफए पढ़ने हैं आपको, मिनिमाइजेशन ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा, डिस्टिंग्विशिंग वन स्ट्रिंग फ्रॉम अदर, ये पढ़ने आपको किसमें, बस ये सब इंट्रोडक्शन में आपको पढ़ने हैं। अब आता है मेन टॉपिक्स, मतलब टॉपिक्स तो ये भी है, लेकिन जो मेन टॉपिक्स है वो अब आपको देखेंगे, जिसमें क्या है, रेगुलर एक्सप्रेशन, डिफिनीशन, ऑपरेटर ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन एंड देयर प्रेसिडेंस, अलजेब्रिक लॉ फॉर रेगुलर एक्सप्रेशन, क्लेंस थ्योरम, रेगुलर एक्सप्रेशंस टू एफए यानी कि फाइनाइट एटोमेटा, फिर डीएफए टू रेगुलर एक्सप्रेशन, आर्डन थ्योरम, नॉन रेगुलर लैंग्वेज, पंपिंग लेमा फॉर रेगुलर लैंग्वेज, एप्लीकेशन ऑफ पंपिंग लेमा, क्लोजर प्रॉपर्टीज ऑफ रेगुलर लैंग्वेज, डिसीजन प्रॉपर्टीज ऑफ रेगुलर लैंग्वेज, फाइनाइट एटोमेटा विथ आउटपुट, मूर एंड मिली मशीन, इक्विवेलेंस ऑफ मूर एंड मिली मशीन, एप्लीकेशंस ऑफ लिमिटेशंस ऑफ एफए यानी कि एप्लीकेशंस और लिमिटेशंस किसका, फाइनाइट एटोमेटा का इसमें आपको पढ़ना है, फाइनाइट ऑटोमेटा के बारे में, ठीक है, क्लियर है बात। फिर इसके बाद आता है आपका कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं क्या, सीएफजी, ठीक है, और कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, सीएफएल, ठीक है। उसके फिर डिफिनीशंस के बारे में, एग्जांपल्स के बारे में, डेरिवेशंस के बारे में, डेरिवेशन ट्रीज के बारे में, एम्बिग्विटी इन ग्रामर, इनहेरेंट एम्बिग्विटी, एम्बिग्यूअस टू अनएम्बिग्यूअस सीएफजी, यूजलेस सिंबल, सिंप्लीफिकेशन ऑफ सीएफजी, नॉर्मल फॉर्म्स ऑफ सीएफजी, सीएनएफ एंड जीएनएफ, क्लोजर प्रॉपर्टीज ऑफ सीएफएल, डिसीजन प्रॉपर्टीज ऑफ सीएफएल, उसका एम्प्टीनेस के बारे में, फाइनाइटनेस के बारे में, मेंबरशिप के बारे में, और पंपिंग लेमा फॉर सीएफएल के बारे में आपको पढ़ने हैं, ठीक है, इस टॉपिक में। अगला है आपका पीडीए, जिसको बोलते हैं पुश डाउन ऑटोमेटा, इसमें क्या पढ़ना है, उसके डिस्क्रिप्शन और डिफिनीशंस के बारे में, इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन, लैंग्वेज ऑफ पीडीए, एक्सेप्टेंस बाय फाइनल स्टेट, एक्सेप्टेंस बाय एम्प्टी स्टेट, डिटरमिनिस्टिक पीडीए, इक्विवेलेंस ऑफ पीडीए एंड सीएफजी, सीएफजी टू पीडीए एंड पीडीए टू सीएफजी यानी कि रिवर्स में कन्वर्जन वगैरह पढ़ने हैं इसमें। फिर टू स्टैक पीडीए के बारे में भी आपको पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद आपको पढ़ना है ट्यूरिंग मशीन, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। इसमें आपको पढ़ना है ट्यूरिंग मशीन के मॉडल के बारे में, जो बेसिक मॉडल है उसके बारे में, डिफिनीशन और रिप्रेजेंटेशन ट्यूरिंग मशीन का, इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन, लैंग्वेज एक्सेप्टेंस बाय ट्यूरिंग मशीन, वेरिएंट ऑफ ट्यूरिंग मशीन एज कंप्यूटर ऑफ इंटीजर फंक्शन, यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन, चर्च थीसिस, रिकर्सिव एंड रिकर्सिवली इन्यूमरेबल लैंग्वेज के बारे में, हाल्टिंग प्रॉब्लम, इंट्रोडक्शन टू अनडिसाइडेबिलिटी, अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम अबाउट टीएम्स,
पोस्ट कॉरेस्पॉन्डेंस प्रॉब्लम पीसीपी, पीसीपी के बारे में आपको पढ़ना है, जिसको क्या बोलते हैं, पोस्ट कॉरेस्पॉन्डेंस प्रॉब्लम के बारे में। मॉडिफाइड पीसीपी, इंट्रोडक्शन टू रिकर्सिव फंक्शन थ्योरी, ये सब पढ़ने हैं। तो ये पढ़ने आपको किस में, थ्योरी ऑफ ऑटोमेशन में, जिसको ऑटोमेटा थ्योरी भी बोलते हैं। अगला है आपका वेरी इंपॉर्टेंट आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में, जिसमें आपको पढ़ना है डिफिनीशन और फंक्शनल रिक्वायरमेंट, मोटिवेशन, आर्किटेक्चर, वेव 3.0 व्यू ऑफ आईओटी, यूबिक्यूटस ऑफ आईओटी एप्लीकेशंस, 4 पिलर्स ऑफ आईओटी के बारे में पढ़ने हैं, डीएनए ऑफ आईओटी, द टूलकिट अप्रोच फॉर इंड यूजर पार्टिसिपेशंस इन द इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मिडलवेयर फॉर आईओटी, इसके ओवरव्यू, कम्युनिकेशन मिडलवेयर फॉर आईओटी, और आईओटी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के बारे में पढ़ने हैं। ठीक है, अगला है आपका प्रोटोकॉल स्टैंडर्डाइजेशन फॉर आईओटी, जिसमें एफर्ट्स M2M एंड WSN प्रोटोकॉल, एस्काडा एंड RFID प्रोटोकॉल, इशू विथ आईओटी स्टैंडर्डाइजेशन, क्या क्या इश्यूज हैं उसके बारे में पढ़ने हैं, यूनिफाइड डेटा स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स, IEEE स्टैंडर्ड के बारे में पढ़ने, जिसमें 802.15.4 होता है, BSC नेट प्रोटोकॉल मॉडबस पढ़ने, KNX ZigBee नेटवर्क लेयर, APS लेयर सिक्योरिटी के बारे में भी इसी में पढ़ने हैं। ठीक है, अगला है वेब ऑफ थिंग्स, WOT जिसको बोलते हैं, वर्सेस इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यानी कि WOT वर्सेस IoT, इसी में आपको पढ़ना है, जिसमें कि 2 पिलर्स ऑफ वेब के बारे में पढ़ना है, आर्किटेक्चर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ WOT प्लेटफॉर्म मिडलवेयर फॉर WOT पढ़ने हैं, यूनिफाइड मल्टी-एयर WOT आर्किटेक्चर, WOT पोर्टल और बिजनेस इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ने हैं, क्लाउड ऑफ थिंग्स भी पढ़ने हैं आपको, जिसमें कि ग्रिड, SOA एंड क्लाउड कंप्यूटिंग पढ़ने हैं, क्लाउड मिडलवेयर क्या है ये जानना है, क्लाउड स्टैंडर्ड आपको पढ़ने हैं, क्लाउड प्रोवाइडर्स और सिस्टम क्या है ये जानना है, मोबाइल क्लाउड कंप्यूटिंग किसको बोलते हैं वो जानना है, और क्लाउड ऑफ थिंग्स आर्किटेक्चर क्या है ये आपको जानने हैं, इसके बेसिक्स क्या क्या है वो आपको जानने हैं। ठीक है, इसके बाद आता है IIoT, जिसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IIoT, जिसमें आपको पढ़ना है इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स के इंट्रोडक्शन के बारे में, फिर इंडस्ट्री 4.0 स्टैंडर्ड के बारे में, IIoT के आर्किटेक्चर के बारे में, उसके बेसिक टेक्नोलॉजीज क्या है, उसमें क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज किए जाते हैं IIoT में, वो सब चीजें आपको पढ़ने हैं। इसके बाद एप्लीकेशंस और चैलेंजेस के बारे में पढ़ने हैं, सिक्योरिटी सेफ्टी क्या है वो पढ़ने हैं, जिसमें इसको इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ने हैं, फिर नेटवर्क सिक्योरिटी के बारे में पढ़ना है, जनरल एप्लीकेशन सिक्योरिटी के बारे में पढ़ना है, एप्लीकेशन प्रोसेस सिक्योरिटी और सेफ्टी रिलायबल एंड सिक्योर बाय डिजाइन IoT एप्लीकेशंस पढ़ने हैं, रन टाइम मॉनिटरिंग पढ़ना है, आर्मेड अप्रोच क्या है वो जानना है, और प्राइवेसी और डिपेंडेबिलिटी क्या है IIoT का वो आपको जानना है। ठीक है, फिर उसका रोल क्या है, यानी कि IoT का रोल क्या है फॉर इंक्रीज्ड ऑटोनोमी एंड एजाइलिटी इन कोलैबोरेटिव प्रोडक्टिव इन्वायरमेंट, वो आपको पढ़ने हैं। रिसोर्स मैनेजमेंट ये भी पढ़ना है इन इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होता है, सो क्लस्टरिंग के बारे में पढ़ना है, सिंक्रोनाइजेशन एंड सॉफ्टवेयर एजेंट्स के बारे में पढ़ने, एप्लीकेशंस, स्मार्ट ग्रिड, इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग, जो आजकल EV आपके चलते हैं उसके चार्जिंग के बारे में भी जो थोड़ा बेसिक्स है वो आपको जानने हैं। ठीक है, इसके बाद जो अगला है मोस्ट इंपॉर्टेंट AI के बारे में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आपको जानना है, जिसमें कि AI के इंट्रोडक्शन, प्रोडक्शन सिस्टम क्या है वो आपको जानने हैं, इंट्रोडक्शन टू AI प्रॉब्लम्स फॉर्मुलेशंस, प्रॉब्लम डेफिनेशन, प्रोडक्शन सिस्टम, कंट्रोल स्ट्रेटजी, सर्च स्ट्रेटजी, प्रॉब्लम कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रोडक्शन सिस्टम कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ये आपको जानने हैं, किसके AI के, और क्या स्पेशलाइज्ड प्रोडक्शन सिस्टम, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, प्रॉब्लम ग्राफ्स, मैचिंग, इंडेक्सिंग एंड ह्यूरिस्टिक फंक्शंस, हिल क्लाइंबिंग, डेप्थ फर्स्ट एंड ब्रेथ फर्स्ट, constraint satisfaction, related algorithm, measure of performance and analysis of search algorithm, इतने चीजें आपको पढ़ने किसमें, इंट्रोडक्शन टू AI में। इसके बाद आपको जानना है रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉलेज के बारे में, जिसमें गेम प्लेइंग हो गया, नॉलेज रिप्रेजेंटेशन हो गया, नॉलेज रिप्रेजेंटेशन यूजिंग प्रेडिकेट लॉजिक हो गया, इंट्रोडक्शन टू प्रेडिकेट कैलकुलस हो गया, रिजोल्यूशन हो गया, यूज ऑफ प्रेडिकेट कैलकुलस हो गया, नॉलेज रिप्रेजेंटेशन यूजिंग अदर लॉजिक वो हो गया, स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉलेज। तो ये काफी वास्ट सिलेबस है AI के फील्ड का भी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद आता है आपका क्या, KI, नॉलेज इंटरफेरेंस के बारे में, नॉलेज इन्फेरेंस के बारे में, नॉलेज रिप्रेजेंटेशन इसमें भी जानना है किसका, प्रोडक्शन बेस्ड सिस्टम का, फ्रेम बेस्ड सिस्टम, इन्फेरेंस और क्या है बैकवर्ड चेनिंग में, फॉरवर्ड चेनिंग में कैसे यूज होता है वो आपको जानना है, रूल वैल्यू अप्रोच के बारे में जानना है, फजी रीजनिंग ये भी पढ़ने हैं आपको, सर्टेनिटी फैक्टर, बायसियन थ्योरी, बायसियन नेटवर्क, डेम्पस्टर, सेफर थ्योरी, ये सभी चीजें आपको पढ़ने हैं। ये देखा जाए तो ये एमटेक लेवल का सिलेबस डाला हुआ है, ये सब बीटेक में भी ये नहीं पढ़ना है आपको,
एमटेक लेवल का सिलेबस डाला हुआ है। प्लानिंग और मशीन लर्निंग के बारे में आपको जानना है, जिसमें बेसिक प्लान जनरेशन क्या है, स्ट्रिप एडवांस्ड प्लान जनरेशन सिस्टम क्या है, के स्ट्रिप्स क्या है, स्ट्रेटेजिक एक्सप्लेनेशन क्या है, व्हाई एंड व्हाई नॉट हाउ एक्सप्लेनेशन, ये सभी चीजें कैसे होता है, कैसे नहीं होता है, क्यों होता है, क्यों नहीं होता, ये सब आपको जानना है। लर्निंग, मशीन लर्निंग, एडेप्टिव लर्निंग भी आपको पढ़ने हैं। फिर आता है आपका एक्सपर्ट सिस्टम, जिसमें एक्सपर्ट सिस्टम के बारे में पढ़ना है, उसके आर्किटेक्चर क्या है वो पढ़ना है, रोल क्या है एक्सपर्ट सिस्टम का ये पढ़ना है, नॉलेज एक्विजिशन पढ़ना है, मेटा नॉलेज पढ़ना है, ह्यूरिस्टिक के बारे में पढ़ने हैं। फिर टिपिकल एक्सपर्ट सिस्टम के बारे में, जैसे माइसिन, डार्ट, जून, एक्सपर्ट सिस्टम सेल, ये सभी चीजें के बारे में आपको पढ़ने हैं। ये काफी हाई लेवल के टॉपिक्स इसमें डाले गए हैं, नो डाउट। यूनिट 14 आपका फंडामेंटल ऑफ ई कॉमर्स के बारे में, जो ई कॉमर्स कंपनीज है ना आजकल, जैसे आपका फ्लिपकार्ट हो गया, आपका मिंत्रा हो गया, अमेजॉन हो गया, वॉलमार्ट हो गया, ये सब जो ई कॉमर्स कंपनीज हैं, तो ई कॉमर्स के फंडामेंटल्स क्या हैं, उसके बेसिक्स क्या हैं, उसके बारे में जानना है। जिसमें पहला क्या है, इंट्रोडक्शन टू ई कॉमर्स के बारे में, इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमर्स, ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स फ्रेमवर्क, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स एंड मीडिया कॉन्वर्जेंस एंड एनाटॉमी ऑफ ई कॉमर्स एप्लीकेशन, ये चीजें आपको पढ़ना है किसमें, इंट्रोडक्शन में। इसके बाद आपको पढ़ना है किसका, नेटवर्क ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कॉमर्स, यानी कि ई कॉमर्स के नेटवर्क के बारे में पढ़ना है, जिसमें नीड ऑफ नेटवर्क क्या है, मार्केट फोर्स इन्फ्लुएंसिंग आई वे, ये क्या होता है, कंपोनेंट ऑफ आई वे क्या है, नेटवर्क एक्सेस इक्विपमेंट क्या है, और ग्लोबल इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क क्या है, ये सब चीज के बारे में आपको जानना है। इसके बाद आता है आपका इंटरनेट एज नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें कि आपको इसका इंट्रोडक्शन पढ़ना है, इंटरनेट टर्मिनोलॉजीज पढ़ना, जिसमें एनएसएफ नेट हो गया, फिर आपको इसका आर्किटेक्चर क्या है ये आपको पढ़ना है, और साथ ही साथ कंपोनेंट और इंटरनेट गवर्नेंस के बारे में पढ़ना है, द इंटरनेट सोसाइटी, ठीक है। फिर आपको पढ़ना है इसी में नेटवर्क एंड सिक्योरिटी फायरवॉल्स के बारे में, क्लाइंट सर्वर नेटवर्क सिक्योरिटी। ये देखा जाए तो मेन जो फायरवॉल है ये सब नेटवर्किंग का पार्ट है, ये सब पार्ट नेटवर्किंग का, लेकिन कुछ कुछ इसके बारे में आपको पढ़ना है ई कॉमर्स में भी, क्योंकि ई कॉमर्स की नेटवर्किंग के बारे में भी आपको जानना है, ठीक है। तो ये टॉपिक इसमें होगा, जिसमें कि क्लाइंट सर्वर नेटवर्क सिक्योरिटी, सिक्योरिटी थ्रेट्स इन क्लाइंट सर्वर, फायरवॉल्स एंड नेटवर्क सिक्योरिटी, डेटा एंड मैसेज सिक्योरिटी, इनक्रिप्टेड डॉक्यूमेंट्स एंड इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल के बारे में भी आपको इसी में पढ़ना है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स एंड वर्ल्ड वाइड वेब, WWW के बारे में पढ़ना है, इंट्रोडक्शन आर्किटेक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ ई कॉमर्स, WWW एज एन आर्किटेक्चर सिक्योरिटी इन द वेब, ये भी पढ़ना है आपको। फिर क्या है, कंज्यूमर ओरिएंटेड ई कॉमर्स, इंट्रोडक्शन कंज्यूमर ओरिएंटेड एप्लीकेशंस के बारे में, मर्सेंटाइल प्रोसेस मॉडल क्या है ये पढ़ना है, मर्सेंटाइल मॉडल क्या है फ्रॉम कंज्यूमर पर्सपेक्टिव, कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से मर्सेंटाइल मॉडल क्या है ये भी पढ़ना है आपको, मर्सेंटाइल मॉडल फ्रॉम मर्चेंट पर्सपेक्टिव, यानी कि दोनों के पर्सपेक्टिव से, दोनों के दृष्टिकोण से, कंज्यूमर के दृष्टिकोण से भी और मर्चेंट के दृष्टिकोण से भी। इसके बाद आपको पढ़ना है इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम के बारे में, ठीक है। जो ईपीएस सिस्टम क्या है इसके बारे में पढ़ना है, इंट्रोडक्शन टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम क्या है, डिजिटल टोकन बेस्ड ईपीएस सिस्टम क्या है ये पढ़ना है, स्मार्ट कार्ड्स के बारे में पढ़ना है, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम, क्रेडिट कार्ड सिस्टम, थ्रेट ऑन इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट, ये सभी चीजें आपको पढ़नी है, ठीक है। इसके बाद है आपका इंटर ऑर्गेनाइजेशनल कॉमर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स डेटा इंटरचेंज, ईडीआई जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज के बारे में पढ़ना है, इसके इंट्रोडक्शन, ईडीआई एप्लीकेशंस इन बिजनेस क्या है, फिर ईडीआई लीगल सिक्योरिटी और प्राइवेसी इश्यूज के बारे में, ईडीआई इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के बारे में भी आपको पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद कॉर्पोरेट डिजिटल लाइब्रेरी के बारे में पढ़ना है, जिसमें इसको इंट्रोडक्शन, इसके डायमेंशंस क्या हैं वो पढ़ने हैं, यानी कि डायमेंशन ऑफ ई कॉमर्स सिस्टम, टाइप्स ऑफ डिजिटल डॉक्यूमेंट्स के बारे में पढ़ना है, इश्यूज बिहाइंड डॉक्यूमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर पढ़ने, और कॉर्पोरेट डेटा वेयरहाउस के बारे में भी आपको नॉलेज होने चाहिए। इसके बाद जो आपका लास्ट मॉड्यूल है वो है क्या, मल्टीमीडिया के बारे में, जिसमें आपको डिफिनीशन जानना है, क्लासिफिकेशन जानना है, मल्टीमीडिया के एप्लीकेशंस के बारे में जानना है, मल्टीमीडिया हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, सीडी रोम क्या है और डीवीडी क्या है ये जानने हैं आपको, ठीक है। सारे के बेसिक्स के बारे में आपको पढ़ना है, ज्यादा डीप नहीं जाना है। इसके बाद मल्टीमीडिया ऑडियो, डिजिटल मीडियम, डिजिटल ऑडियो टेक्नोलॉजी, साउंड कार्ड रिकॉर्डिंग, एडिटिंग, MP3, मीडी फंडामेंटल, वर्किंग ऑन मीडी, ऑडियो फाइल फॉर्मेट, एडिंग साउंड टू मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट, ये सभी चीजें आपको पढ़ना है। और साथ ही साथ अगला टॉपिक जो है वो है मल्टीमीडिया टेक्स्ट के बारे में, जिसमें टेक्स्ट इन मल्टीमीडिया, मल्टीमीडिया ग्राफिक्स, कलरिंग, डिजिटल इमेजिंग फंडामेंटल्स, डेवलपमेंट एंड एडिटिंग, फाइल फॉर्मेट, स्कैनिंग एंड डिजिटल फोटोग्राफी के बारे में भी आपको साथ ही साथ जानना है, ठीक है। अगला है क्या, मल्टीमीडिया एनिमेशन, एनिमेशंस में क्या क्या पढ़ना है, कंप्यूटर एनिमेशन फंडामेंटल्स के बारे में पढ़ना है, काइनेमैटिक्स, मॉर्फिंग, एनिमेशन सॉफ्टवेयर टूल्स एंड टेक्निक्स,
मल्टीमीडिया वीडियो में क्या पढ़ना है, कैसे वो वीडियो काम करता है, ब्रॉडकास्टिंग वीडियो स्टैंडर्ड क्या होते हैं, डिजिटल वीडियो फंडामेंटल्स क्या हैं, डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन और एडिटिंग टेक्निक्स क्या है, और फाइल फॉर्मेट्स क्या है। जैसे वीडियो में होता है ना, MP4 हो गया, AVI फॉर्मेट, फिर हो जाएगा MKV फॉर्मेट, ये सभी चीजें के बारे में आपको पढ़ने हैं। इसके बाद आता है आपका क्या, मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट, जिसमें पढ़ने आपको उसके स्टेज ऑफ प्रोजेक्ट क्या है, मल्टीमीडिया स्किल, डिजाइन कंसेप्ट क्या है, ऑथरिंग, प्लानिंग एंड कॉस्टिंग क्या है, मल्टीमीडिया टीम क्या होता है, मल्टीमीडिया में लुकिंग फॉरवर्ड फ्यूचर क्या है, कि फ्यूचर क्या है आपका मल्टीमीडिया का, वो भी आपको जानना है कि कैसे ये काम करेगा आगे चल के भी। डिजिटल कम्युनिकेशन और न्यू मीडिया के बारे में पढ़ना है, इंटरैक्टिव टेलीविजन के बारे में पढ़ना है, डिजिटल ब्रॉडकास्टिंग के बारे में पढ़ना है, डिजिटल रेडियो के बारे में पढ़ना है, और साथ ही साथ मल्टीमीडिया कॉन्फ्रेंसिंग के बारे में भी आपको पढ़ना है। ठीक है, तो ये रहा आपका पूरा डिटेल्ड सिलेबस। ठीक है, जो कि बिहार बोर्ड के तरफ से जारी किया गया है, और ये ऑफिशियल सिलेबस है, ऐसा नहीं कि अपना मन से कर दिया गया है, साइट पे भी अवेलेबल है, ऑफिशियल सिलेबस है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको सिलेबस क्या है पूरा वो समझ में आ गया होगा। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि हमारे पास तो 1 ही महीना बचा हुआ है, तो 1 महीना में तो इतना पढ़ना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि तुरंत तुरंत वैकेंसी आती है। अब ये देखा जाए तो पूरा 60 डेढ़ साल का है, ये 1.5 ईयर्स अगर डिटेल से पढ़ा जाती है, पूरा सिलेबस पढ़ने में आपको 1 से 1.5 साल लग जाएगा, लेकिन उतना टाइम तो आपके पास है नहीं। तो अब इसको कैसे पढ़ना है, इसमें से क्या क्या चीजें आपको मेन टॉपिक्स क्या पढ़ने हैं, इसका भी हम एक स्पेशल वीडियो लेकर आएंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अभी तक भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें आपको हम बताएंगे कि कैसे आप तैयारी करें कि आपका तैयारी जो है एकदम सटीक हो। ठीक है, पूरा एकदम ट्रैक पे सटीक तैयारी हो, वो भी पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो चैनल के साथ लगातार बने रहिए। फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।